चलिए अभी हम पढ़ेंगे सेट नंबर 5 बिहार दरोगा का क्वेश्चन नंबर 50 चलेगा। 50 क्वेश्चन करेंगे। आगे कि कहता कि अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जान लेते हैं इसके बारे में। अमनगढ़ बाघ रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित। कौन? अमनगढ़ कहाँ है? बिजनौर जिला, उत्तर प्रदेश। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चार टाइगर रिजर्व हैं। अमनगढ़ हो गया, पीलीभीत हो गया, दुधवा हो गया और रानीपुर। कौन? अमनगढ़, पीलीभीत, दुधवा और कौन हो गया? रानीपुर। कौन कौन? अमनगढ़, पीलीभीत और दुधवा, रानीपुर। ये चार जो है उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, इसके बारे में जानते हैं क्या है प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जान लीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर जो है इंदिरा गांधी के सरकार के समय में 1973 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में 2024 तक भारत में कुल 55 बाघ रिजर्व हैं। जान लेंगे कौन क्या कहाँ है। जैसे 50वां है कामलांग। 50वां कौन है? कामलांग है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। 50वां कौन है? कामलांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है। 51वां है श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई। 51वां कहाँ है? श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई है, तमिलनाडु में। 50वां कौन है? कामलांग है, जो अरुणाचल प्रदेश में। 51वां है श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई। श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई है, जो कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक। 52वां है रामगढ़ विषधारी। 52वां है रामगढ़ विषधारी, जो राजस्थान में है। 52वां है रामगढ़ विषधारी, जो राजस्थान में है। 53वां है रानीपुर। 53वां है रानीपुर, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और 54वां है वीरांगना दुर्गावती। 54वां है वीरांगना दुर्गावती, जो 23 में आया था ये सब। फिर 55वां है धौलपुर करौली। 54वां कौन है? 55वां है धौलपुर करौली, जो पड़ता है आपका राजस्थान में। आगे चलते हैं। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि है। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि है, जो पश्चिमी चंपारण के जिला में है। आगे है चरक किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश, याद रखिएगा। कुषाण वंश के बारे में कुछ जान लेंगे। चरक कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के दरबार में चिकित्सक के रूप में रहते थे। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन जैसे विद्वान थे। कौन कौन? पार्श्वनाथ, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे विद्वान रहते थे। वसुमित्र भी रहते थे। कौन? पार्श्वनाथ, अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन। आगे कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर अश्वघोष को पराजित किया था। कनिष्क क्या किया था? पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके अश्वघोष को हरा दिया था, पराजित किया था। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क को क्या जाता है? दूसर का अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। आगे है कनिष्क ने 78 ईस्वी में कनिष्क ने 78 ईस्वी में जो है अपना राजरोहण किया। इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलवाया था। अभी जो भारतीय कैलेंडर चल रहा है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। आगे चलते हैं। आगे है शक संवत को भारत का सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। वही बात हुआ। उल्लेखनीय है कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुडुल कस्फिसेस नामक व्यक्ति ने किया था 1500 ईस्वी से लेकर के 65 ईस्वी में। 1500 ईस्वी से लेकर के 65 ईस्वी में, यानी 15 ईस्वी से लेकर के 65 ईस्वी में। अब आगे की भीम कटफिसेस 65 ईस्वी से लेकर के 78 ईस्वी को भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? भीम कटफिसेस को, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे कि अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जला करके रिकॉर्ड बनाया गया है? 24 लाख। कितना हो जाएगा? नहीं, 22 लाख दिया जलाया गया था। आगे कि अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जला करके जो था ना विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? 24 लाख। आगे चलते जान लेंगे दीपोत्सव क्या है। अयोध्या दीपोत्सव 2023 में 22 लाख प्लस दिए जला करके रिकॉर्ड बनाया गया। अयोध्या दीपोत्सव में 22.23 लाख दिए जलाए गए थे। 22.23 लाख दिए जलाए गए थे। इतनी बड़ी संख्या में दिए जलाने को लेकर के अयोध्या में गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। 22.23 लाख। आगे है इतनी बड़ी संख्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सर्टिफिकेट भी सौंपा गया।
और इसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उसको सर्टिफिकेट भी दिया गया। अब आगे बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन 2000 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 2000 ईस्वी में किया गया था। बिहार मानवाधिकार आयोग 2000 ईस्वी में गठित किया गया था। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 ईस्वी को किया गया था। इसका पूर्ण गठन जब हुआ था, दोबारा गठन जो हुआ था 25 जून 2008 को किया गया था। इस आयोग का कार्य जो है राज्य में मानवाधिकार का संरक्षण करना है। इसका काम है राज्य में मानवाधिकार को संरक्षण करना। बिहार मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनंता मोहन बादर है। अनंता मोहन कौन है? बादर है। अनंता मोहन बादर है, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, मतलब रिटायरमेंट है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में सिद्ध किया गया था। हाँ, 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। आगे चलते हैं। कथा कि बी आर अम्बेडकर को डिफरेस्ट क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? ये किए थे आपका 1930 में। बी आर अम्बेडकर ने डिफरेस्ट क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किए थे? 1930 में। कब किए थे? 1930 में। कब किए थे? 1930 में, याद रखिएगा। बी आर अम्बेडकर का जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में मतलब निचली जाति में हुआ था। एक अपृष्ठ जाति महार में हुआ था। कहाँ हुआ था? महार में हुआ था। इन्होंने मराठी भाषा में 1920 में मुकनायक तथा 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। 1920 में मुकनायक और 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किए थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर। जन्म कब? 1891 में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महार में निम्नकुल में हुआ था। आगे चलते हैं। 1927 में समाज समता संघ का स्थापना किया था। 1924 में बहिष्कृत भारत किए थे। 1924 में। 27 में क्या किए थे? समाज समता संघ की स्थापना किए थे। समाज समता संघ का स्थापना किए थे। 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना भी किए थे। और 1942 में क्या किए थे? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट की स्थापना भी किए थे। कौन? अम्बेडकर जी। 20 में क्या किए थे? 20 में किए थे मुक नायक का स्थापना। 27 में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किए थे। अम्बेडकर ने वर्ष 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना निर्माण किए थे। 1927 में समाज समता संघ का स्थापना किए थे। 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किए थे। 1936 में क्या किए थे? इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की गठन किए थे। 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की गठन किए थे। आगे 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किए थे। 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किए थे। अब भीमराव अम्बेडकर को लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में 1930 से 32 में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था लंदन में 1930 से लेकर 32 से, तब हर एक बारी अछूतों को लेकर के बुलाया गया था। अम्बेडकर को संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। अब आगे चलते हैं। ये कौन से लथपथ काया फिर भी बंदूक उठाकर। चलिए आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं। संसद के संकल्प द्वारा? नहीं। राज्यसभा के संकल्प द्वारा? नहीं। संसद द्वारा आधे से अधिक विधानसभाओं के द्वारा। हमको लग रहा है राज्यसभा के संकल्प द्वारा हटाया जाता है उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा के संकल्प द्वारा। जान लेंगे कैसे, क्या है प्रोसेस इसमें। चलिए, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रभावित बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। हालांकि इस संकल्प को लोकसभा में सामान्य बहुमत प्राप्त होना चाहिए। जब इनको हटाइएगा तो सामान्य बहुमत प्राप्त होना चाहिए। पुनः यह संकल्प केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। और यह भी संकल्प कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा में ही पेश किया जाता है, लोकसभा में कभी नहीं जाता है। आगे कि ऐसा कहते हैं, परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है जब तक कि 14 दिन का अग्रिम नोटिस न दिया जाए। 14 दिन के पहले उनको नोटिस दिया जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई आधार नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई नियम कायदा नहीं दिया गया है। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्षों की पदावधि के उपरांत ही पद पर बना रह सकता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर सकता है। उपराष्ट्रपति अपना पद पर तब तक रहेगा जब तक कि कोई दूसरा उपराष्ट्रपति बन करके नहीं चलावे। आगे उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
नहीं, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आप जानेंगे उत्कल दिवस किस राज्य में मनाया जाता है, तो उत्कल दिवस उड़ीसा में 1 अप्रैल होना चाहिए, देख लेंगे 1 अप्रैल, ठीक है, उत्कल दिवस 1 अप्रैल। आगे है उत्कल दिवस उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा का राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। उड़ीसा का जो गठन किया गया था 1 अप्रैल 1936 को किया गया था। इस दिन उड़ीसा में उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आगे है परीक्षा वाणी, जैसे कि कुछ है, जैसे कि 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आगे चलते हैं, आगे है इसके बारे में भी जानेंगे। हाँ, 29 जून को ये सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस, 29 जून को सांख्यिकी दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 29 जून को सांख्यिकी दिवस, 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखिएगा, 29 जून सांख्यिकी, 29 जुलाई बाघ और 29 अगस्त खेल, राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 जून को सांख्यिकी दिवस, 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता 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 दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस ना। फिर आगे 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। आगे चलते हैं, सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया है, वो किया गया है आपका टोपरा कलाम। कहाँ, टोपरा कलाम। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया है, टोपरा कलाम। कहाँ, टोपरा कलाम। जान लेंगे क्या टोपरा कलाम, इसके बारे में भी। चलिए, कहता है कि सबसे बड़ा अशोक चक्र टोपरा कलाम में स्थापित किया गया है। देश का सबसे बड़ा यानी कि 30 फीट अशोक चक्र हरियाणा के यमुनानगर जिले में टोपरा कला गांव में वर्ष 2018 में स्थापित किया गया था। सबसे बड़ा अशोक चक्र टोपरा कला का स्थापना हरियाणा के जो है जामनगर मतलब यमुनानगर में टोपरा कला स्थापित किया है, तो 2018 में, जो 30 फीट है। अगर इसकी ऊंचाई 30 फीट, वजन 6 टन और रंग है गोल्डन और 24 तिल्ली है। कितने तिल्ली है, 24 तिल्ली है। आगे जानते हैं कितना टन है वजन, 6 टन और लंबाई 30 फीट, रंग गोल्डन है, 24 तिल्लियाँ हैं। आगे चलते हैं। अब आगे, ताश के एक पत्तों में लाल पत्ती की रानी नहीं होने की प्रयोक्ता, ये तो प्रयोक्ता निकाल लीजिएगा। लाल जो होता है आपको निकालिएगा तो निकल जाएगा आपको 6/13 काटना है। जैसे 4 होता है तो 6 चौक 24, 24/52, 13 चौके 52 और 6 चौक 24, 6/13 आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है अब आ गया कि ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है, ताप्ती बनाती है। कौन बनाती है, ताप्ती, नर्मदा, और इसमें एक और हो जाएगा माही भी शामिल है इसमें। माही एस्चुरी का निर्माण करती है, ताप्ती, नर्मदा और माही। चलिए आगे चलते हैं। ज्वार नदमुख एस्चुरी ताप्ती नदी बनाती है। ज्वारमुख एस्चुरी क्या है, नदी के जल में तीव्र प्रवाह, मतलब नदी के जल का तीव्र बहाव जो होता है, प्रवाह के कारण जब मुहाने पर साथ लाए गए मालवा का निक्षेप नहीं होता है तथा नदी के जल का साथ मालवा भी समुद्र के साथ गिर जाता है, तो नदी का मुहाना उथला होने के बजाय गहरा हो जाता है। ऐसी गहराई मुहाने को ज्वार नदमुख कहते हैं। यानी कि नदी के साथ जो लाया गया मलबा होता है वहाँ जमा नहीं होता,
वो बहाकर नीचे ले जाया जाता है, जिससे वहाँ पर गहराई ज़्यादा हो जाता है। इसी को हम ज्वार नदमुख कहते हैं। आगे चलते हैं। अब आगे की प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिण भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती है। जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये सभी हो गया। डेल्टा, नदी जब सागर में गिरती, डेल्टा क्या है? नदी जब सागर में गिरती, जैसे कि गंगा नदी है और बंगाल का खाड़ी में गिर रही, यानी अरब सागर बंगाल खाड़ी में गिर रहे हैं, और जो भी गिर रहा है अरब सागर में या जो भी सागर में गिर रहा है, नदी जब सागर में गिरती है तो वेग में अत्यधिक कमी के कारण मोहने पर इसके मलबा का निक्षेप होने लगता है। यानी कि नदी जब सागर में गिरती है तो वह धीमा गति हो जाता है। धीमा होने के कारण इसके मुहाने पर एक मालवा का जमा हो जाता है, निक्षेप होने लगता है, जहाँ पर विशेष प्रकार के स्थल का निर्माण हो जाता है, टीली बन जाता है। इस स्थल को डेल्टा कहते हैं। जैसे सुंदरवन का डेल्टा हो गया, नर्मदा घाटी डेल्टा हो गया, ये सभी चलते हैं। अब आगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ का डेल्टा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों के डेल्टा, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब डेल्टा निर्माण करती है। कौन कौन? गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, ये सब अरब सागर में गिरती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। आगे जानते हैं कि इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था। वो जान लीजिए, 14वीं सदी में आया था। इब्न बतूता जो था भारत कौन सदी में आया था? 14वीं सदी में आया था। इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में भारत आया था। इसने सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 1342 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को राजदूत के रूप में भी चीन भेजा गया था। 1342 ईस्वी में जो था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को चीन भेजा गया था राजदूत के रूप में। आगे चलते हैं। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही की घटना को अपनी पुस्तक किताब उल रेहला का रचना किया था। आगे चलते हैं। अब विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है ना? शक्ति तो हो जाएगा आपका वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट, याद रखिएगा। विद्युत शक्ति का इकाई वाट है। विद्युत आवेश की इकाई जो है ना या मात्रक कूलम्ब है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। विद्युत विभव और विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। विद्युत चालकता का मात्रक ओम मीटर या मीहू या सीमेन है। ओम मीटर या मीहू या सीमेन है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे कि सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, याद रखिएगा। सभी अम्लों में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का प्रथम तत्व होता है। इसका संकेत H है, परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन S ब्लॉक का सदस्य। हाइड्रोजन SPDF जैसे ब्लॉक होता है, उसमें S ब्लॉक का तत्व है। कौन? हाइड्रोजन। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? भविष्य का ईंधन। नाभिक, इसके नाभिक के सिर्फ एक प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा? आगे चलते हैं। इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं। इसकी खोज 1766 ईस्वी में कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? कैवेंडिश ने। कब किया था? 1766 ईस्वी में किया था। आगे चलते हैं। प्रकाशिक तंतु किस नियम पर कार्य करता है? प्रकाशिक तंतु जो है प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन पर काम करता है। पूर्णांतिक परावर्तन पर काम करता है, याद रखिए। पूर्णांतिक परावर्तन पर प्रकाशिक तंतु जो है पूर्णांतिक परावर्तन पर काम करता है। पूर्णांतिक परावर्तन के लिए दो शर्त को होना जरूरी रहता है। पूर्णांतिक परावर्तन के लिए दो शर्त को होना जरूरी रहता है। पहला कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, जैसे जल से हवा में जाना चाहिए। और अपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के लिए दो नियम होना चाहिए, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और फिर अपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आगे चलते हैं। पूर्णांतिक परावर्तन में प्रकाश का परावर्तन 100% होता है, अर्थात इससे प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल होबे नहीं करता। पूर्णांतिक परावर्तन में प्रकाश का परावर्तन 100% होता है, बिल्कुल सही 100% होता है। इसमें प्रकाश का अपवर्तन होबे नहीं करता, बिल्कुल नहीं होता। इस कारण पृष्ठ के जिस भाग से पूर्णांतिक परावर्तन होता है वह बहुत चमकने लगता है। और क्या होता है? वो चमकने लगता है।
रेगिस्तान में मृगमरीचिका का दिखाई देना पूर्णांतिक परावर्तन कारण है। कांच का चटका हुआ यानी कि चटका हुआ या फूटा हुआ दिखाई देना, चटका हुआ चमकीला दिखाई देना पूर्णांतिक परावर्तन। पानी में पड़ी हुई परखनली चमकीली दिखाई पड़ती है। पानी में हवा भरे बुलबुले चमकते हैं पूर्णांतिक परावर्तन कारण। कालिक से पोता हुआ गोल चमकता है। प्रकाशिक तंतु पूर्णांतिक परावर्तन पर ही काम करता है। आगे चलते हैं। अब आपको मैथ दे दिया है जो हम चलते हैं आगे। सिर्फ याद रखिएगा, पूछेगा आपका एक ठोस गेंद का व्यास यानी कि गोला दे दिया है, इसका सूत्र क्या होता है, वो इसका आयतन पूछ रहा है, तो 4/3 πr क्यू होता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब आगे कहता है कौन संयोजी उत्तक नहीं है। हार्मोन्स नहीं है, बाकी बात रक्त है, उपास्थि है, अस्थि है। आगे हार्मोन संयोजी उत्तक नहीं है, उपास्थि, रक्त और अस्थि संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक विभिन्न अंगों और उत्तकों के संबंध करता है, मिलाता है तथा उन्हें कुछ सहारा भी देता है। आगे इस प्रकार के उत्तकों में कोशिका की संख्या कम होती है। संयोजी उत्तक में कोशिका की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। और अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है, कोशिका की संख्या कम होता है लेकिन अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। आगे चलते हैं। संयोजी उत्तक आंतरिक अंगों के अतिरिक्त स्थान में भरी रहती है। संयोजी उत्तक जो आंतरिक मतलब संयोजी उत्तक जो है आंतरिक अंगों के अंदर वाला अंगों के अतिरिक्त स्थान में, खाली स्थान में भरी रहती है। इसके अतिरिक्त ये स्थान नलिका एवं तंत्रिकाओं के चारों ओर अस्थिमज्जा में पाई जाती है। संयोजी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। और संयोजी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संयोजी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, जान लेते हैं। वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल संयोजी उत्तक और संवहन संयोजी उत्तक। वास्तविक, कंकाल और संवहन या तरल, इसके बारे में जानेंगे। वास्तविक संयोजी उत्तक के उदाहरण है एरियोलर उत्तक और जालवत उत्तक। वास्तविक संयोजी उत्तक के उदाहरण है एरियोलर और जालवत। यह है वास्तविक। फिर है कंकाल। कंकाल में आता है उपास्थि, उत्तक, अस्थि। उपास्थि और अस्थि यह था कंकाल में। फिर रक्त और लसिका तरल संयोजित उत्तक। रक्त और लसिका क्या है? तरल संयोजित है। अच्छा, वास्तविक में एरियोलर उत्तक हो जाएगा और जमावत। एरियोलर और जमावत कंकाल में आ जाएगा आपका अस्थि उपास्थि, तरल में हो जाएगा लसिका और रक्त। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि उड़ीसा की बादामी पहाड़ी में कौन सा अयस्क निकाला गया है? वो निकाला गया है हेमाटाइट। क्या निकाला गया है? हेमाटाइट। क्या निकाला गया है? हेमाटाइट। आगे चलते हैं। उड़ीसा की बादामी पहाड़ी से हेमाटाइट अयस्क निकाला जाता है। उड़ीसा के बादामी पहाड़ी से हेमाटाइट अयस्क निकाला जाता है। हेमाटाइट एक प्रकार का लौह अयस्क है। हेमाटाइट एक प्रकार का लौह अयस्क है, इसके बारे में जानेंगे। हेमाटाइट एक प्रकार का लौह अयस्क है। यह लाल भूरे रंग का होता है। हेमाटाइट लाल भूरे रंग का होता है। इसमें धातु का अंश 60% से 70% के बीच होता है। कौन में? हेमाटाइट में धातु का अंश 60 से 70% होता है। भारत का अधिकतर लौह अयस्क इसी श्रेणी से निकलते हैं, 58% लगभग। यह मुख्यतः सिंहभूम, झारखंड, मयूरभंज, क्योंझार, सुंदरगढ़, कर्नाटक, गोवा आदि में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाता है हेमाटाइट? सिंहभूम जिला झारखंड में, मयूरभंज वो जगह मयूरभंज छत्तीसगढ़ में आता है, और क्योंझार, सुंदरगढ़ पश्चिम बंगाल में, वो मतलब सुंदरगढ़ हो जाएगा उड़ीसा में, कर्नाटक, गोवा आदि में पाया जाता है। आगे चलते हैं। उड़ीसा के उच्च कोटि का हेमाटाइट किस्म का लौह अयस्क है। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमाटाइट किस्म का लौह अयस्क है। मंज भी कहता है कि उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमाटाइट किस्म का लौह अयस्क है। मयूरभंज व केंदुझर जिला में बादामी पहाड़ी से निकाला जाता है। कौन कौन? हेमाटाइट। भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। कौन कौन हो जाएगा आपका? मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। मैग्नेटाइट के बारे में जानें। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार के लोहे, सबसे ऊंचा कोटि के कौन है? मैग्नेटाइट है। सबसे ऊंचा कोटि कौन है? मैग्नेटाइट है। इसमें धातु की मात्रा 72% तक होती है। भारत में यह मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी सिंहभूम, बराज मादा झारखंड, बल्लारी हॉस्पेट कर्नाटक और बेलाडिला छत्तीसगढ़ आदि जगहों पर पाया जाता है। आगे चलते हैं। लिमोनाइट में धातु का अंश 40 से 60% होता है। लिमोनाइट में धातु का अंश 40 से 60% होता है। पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में इस प्रकार के लौह अयस्क मिलते हैं।
सिडेराइट में धातु का 48% होता है, सबसे कम होता है सिडेराइट में। सिडेराइट में धातु का कितना होता है? 48% होता है। इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। लिमोनाइट और सिडेराइट निम्न कोटि का लोएस्ट है। कौन है? लीसी, याद रखिए लीसी, यानी कि लिमोनाइट और सिडेराइट निम्न कोटि का है। आगे चलते हैं। अब आगे शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? जब शुंग वंश चल गया तब कंबन वंश ने शासन किया था। किसने किया था? कंबन वंश ने। शुंग वंश के बाद कंबन वंश ने शासन किया था। शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके जो था वासुदेव ने, हाँ चलिए, शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या कर करके वासुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में कंबन वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि शुंग वंश के अंतिम सम्राट जो था वासुदेव की हत्या किसने किया था? मतलब देवभूति की हत्या किसने किया था? वासुदेव ने। कब? 75 ईस्वी में। और कंबन वंश की स्थापना किया था। वासुदेव ब्राह्मण वंश का था। वासुदेव कौन वंश था? ब्राह्मण वंश था। वासुदेव ब्राह्मण वंश था। वासुदेव ब्राह्मण वंश से संबंधित था। वैदिक धर्म एवं सांस्कृतिक संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी, इसे कंबन वंश ने जारी रखा। और वैदिक धर्म एवं सांस्कृतिक संरक्षण की परंपरा जो शुंगों ने शुरू किया था, वह कंबन वंश ने जारी रखा। आगे चलते हैं। अब आगे कि कंबन वंश में केवल 4 शासक हुए। कंबन वंश में केवल 4 शासक हुए। वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुदर्शन। कंबन वंश में क्या शासक हुआ? 4 गो। वासुदेव, भूमिमित्र और नारायण और सुदर्शन। नारायण सुदर्शन, यानी कि वासुदेव, सुदर्शन, चक्र, नारायण रहे, यानी कि सब विष्णु के नाम पर है। सब विष्णु के नाम पर रखा गया था। सब विष्णु के नाम पर रखा गया था। कौन कौन? वासुदेव, हाँ, भूमिमित्र, नारायण और सुदर्शन। आगे है कि कंबन वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या 30 ईस्वी पूर्व में। यानी कंबन वंश का अंतिम शासक जो था सुशर्मन है, और वो ये कंबन वंश का था। और एगो वहाँ था शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, जिसकी हत्या वासुदेव ने किया था। फिर कंबन वंश का अंतिम शासक जो था कौन था? सुशर्मन, जिसकी हत्या 30 ईस्वी पूर्व में सिमुख ने कर दी थी। और एक नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली थी। आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली थी। उल्लेखनीय है कि पुष्मित शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में उल्लेखनीय है कि पुष्मित शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। पुष्मित शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। पुष्मित शुंग कट्टर ब्रह्मवादी था। और पुष्मित शुंग था कट्टर ब्राह्मणवादी था। DRDO द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? यह जो है आपका वायु से वायु मार करने वाला मिसाइल है। कौन? ये अस्त्र कौन है? अस्त्र DRDO द्वारा विकसित किया गया है। DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल को अत्यधिक चालक कहता है कि मैन्यूवर सुपरसोनिक विमानों को निशाना लगाने और मार करने के लिए बनाया गया। इस मिसाइल को अत्यधिक चालक मैनेजर सुपरसोनिक विमानों को निशाना लगाने और मार गिराने के लिए बनाया गया है। अब आगे है कि उल्लेखनीय है कि DRDO का गठन 1958 में किया गया था। अब आगे है कि 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजित किया गया था लखनऊ में। वही में राखी दिवस मनाया गया था। हिंदू मतलब ये था लिंग और कांग्रेस का मिलन हो गया था। आगे चलते हैं। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। यह सम्मेलन 2 घटनाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा। उग्रवादियों की 9 वर्ष उपरांत कांग्रेस में पुनः वापसी हुई, जिन्हें 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस ने कनिष्ठ निष्कासित कर दिया था। सूरत विभाजन 1907 में हुआ तो उसी में निष्कासित हो गया था। आगे है दूसरा का कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ था। आगे है इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने मुस्लिम की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार किया था। इसी में मुस्लिम लीग ने
पृथक निर्वाचन संप्रदाय का मांग किया था। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच होने वाले इस समझौते का विरोध किया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जो था ये लखनऊ समझौता को विरोध कर दिया था। आगे चलते हैं, कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस का पहला विभाजन जो हुआ था 1907 में सूरत फूट हुआ था। सूरत फूट जिसको बोलते हैं। आगे चलते हैं। कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत फूट 1907 में हुआ था। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच अध्यक्ष पद को लेकर के विवाद हो गया था 1907 में। उग्रवादी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहता था। उग्रवादी जो था वो लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहता था। वही उदारवादी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहता था। अतः अंततः इस अधिवेशन की अध्यक्षता उदारवादी नेता रास बिहारी घोष ने किया था। कौन? उदारवादी किया था। सूरत विभाजन का दूसरा कारण बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन के दौरान उत्पन्न स्थितियों की वजह से कांग्रेस के भीतर उपजाऊ नरम दल व गरम दल के मतभेद हो गया था। अब आगे की वस्तुतः उदारवादी स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। कौन? उदारवादी। लेकिन उग्रवादी पूरे व्यापक तौर पर पूरे अन्य हिस्सों में फैलाना चाहते थे। कौन? उग्रवादी। साथ ही उग्रवादी केवल विदेशी मामले के बहिष्कार से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वह यह भी चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार को किसी तरह सहयोग न किया जाए। कौन? उग्रवादी। आगे तीसरा कारण और भी था। तीसरा कारण था भारत में 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह को लेकर के उग्रवादियों ने इसका विरोध किया था। आगे चलते हैं। अब आगे हैं जो यहाँ फिगर में दिया हुआ है। पहले इधर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना था, अब इधर चलते हैं। अन्य कारण था कि कांग्रेस के स्थान को लेकर के अन्य कारण था कि कांग्रेस अधिवेशन के स्थान को लेकर के भी था। उग्रवादी चाहते थे कि 1907 का कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में हो, वही उदारवादी चाहता था कि ना सूरत में हो। उग्रवादी कहाँ था? नागपुर। उदारवादी चाहता था सूरत में हो 1907 में। इन विवादों के परिणाम स्वरूप सूरत में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। और कहाँ हुआ? सूरत में हुआ, जैसे उदारवादी कहते थे। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में हुआ था। पहला 1907, दूसरा का 18 में हुआ था बम्बई में। यह विशेष अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता हसन इनाम ने किया था और अंबिकाचरण मजूमदार किया था, सोलह वाला, लखनऊ वाला। आगे चलते हैं। यह विशेष अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता सदन हसन इनाम ने किया था। आगे है, बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित जिला उत्तर से दक्षिण में कौन हो जाएगा? पहले हो जाएगा गोपालगंज, फिर सिवान, फिर बक्सर, फिर रोहतास। यानी कि गोसी बसरो यानी कि गोपाल, सिवान, बक्सर और रोहतास। आगे चलते हैं। बिहार के गोपालगंज, सिवान और बक्सर। आगे चलते हैं। अब आगे है कि बिहार के राजनीतिक स्थिति के बारे में जानेंगे। बिहार के राजनीतिक स्थिति के बारे में जानेंगे। चलिए चलते हैं। बिहार में कुल मिलाकर के अभी 38 जिला है। 38वां जिला है आपका अरवल। कौन सा है? अलवर। बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। 38वां कौन है? अरवल है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। और जैसे कि प्रमंडल का पटना, सारण, गया, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर। कितने प्रमंडल हैं? 9 गो। कौन कौन? पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर, मुंगेर हैं। बिहार में कुल 101 अनुमंडल हैं। बिहार में कुल 101 अनुमंडल हैं। बिहार में कुल 534 प्रखंड हैं। बिहार में कुल 534 प्रखंड हैं। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला गया है, ठंडा जिला गया है। बिहार का सबसे गर्म वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है और सबसे अधिक किशनगंज है जो पूर्व में पड़ता है। आगे चलते हैं। पूर्वी सीमा। अब आगे क्वेश्चन है आपका, विषम को चुनना है। ये सब यहाँ से हो जाएगा आपका रीजनिंग। चलिए आगे चलते हैं।
आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? तो 20-21 नहीं होता है, 20-21 नहीं होता है, 20-21 नहीं होता है। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? 20-21 निष्क्रिय नहीं होता है। संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 60 आपातकाल प्रावधान का उल्लेख करता है। वे प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति में जो है ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति में प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। आपातकालीन स्थिति में केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है तथा सभी राज्य केंद्र के अधीन काम करने नियंत्रण में आ जाते हैं। ये जो है ये संविधान में औपचारिक संशोधन किए बिना ही संघीय ढांचे को जो है एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर देता है। आगे है इधर चल गया। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है संविधान के 3 प्रकार में आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है। जैसे अनुच्छेद 352 में कहा गया कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाएगा। अनुच्छेद 352 राष्ट्र शासन लगता है युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक कहता है बाह्य युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया जाता है। इसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम जाना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 और राष्ट्रपति शासन 356। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल के कारण जो होता है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब आगे की अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 आता है, राज्य आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल। इसके बारे में जानेंगे। अब अनुच्छेद 360 वित्तीय अस्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण, बैंकिंग खतरा जो होता है के कारण लगाया जाता है। इसे वित्तीय आपातकाल भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल का मूल अधिकारों पर निम्न प्रभाव पड़ता है। ये जान लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तब अनुच्छेद जो 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाती है। ये 358 में 6 प्रकार के मूल अधिकार निलंबित हो जाएगा अनुच्छेद 358 के तहत। अनुच्छेद 359 जो है मूल अधिकारों का निलंबित स्वतः नहीं करता है। अनुच्छेद 359 मूल अधिकार निलंबित स्वतः नहीं करता है या राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करें। अर्थात अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं अपितु उनका लागू होना निलंबित होता है। वास्तविक रूप में यह अधिकार जीवित रहते हैं, केवल इनका उपचार निलंबित हो जाता है। 59 वाला जो है या निलंबित नहीं, उन्हीं मूल अधिकारों से संबंधित होता है जो कि राष्ट्रपति के आदेश से वर्णित होते हैं। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किसी भी दिशा में राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है। अब आगे कि कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह हल्दिया है। याद रखिए कौन सा है? हल्दिया है। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? हल्दिया है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर हल्दिया बंदरगाह का विकास किया गया है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर यह कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करता है तथा उन बड़े बड़े जहाज़ों का आश्रय स्थल है जहां कोलकाता तक नहीं पहुंच पाते। पेट्रोलियम पदार्थ के व्यापार हेतु इस बंदरगाह का अवशिष्ट महत्व। यह कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करता है तथा उन बड़े बड़े जहाज़ों का आश्रय स्थल है जो कोलकाता तक नहीं पहुंच पाते। पेट्रोलियम पदार्थ के व्यापार हेतु इस बंदरगाह का विशिष्ट महत्व है। भारत में प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित हैं, इसके बारे में जानेंगे। कांडला यह गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी में है, मतलब खाड़ी में 1930 में किया गया था कच्छ जिला में।
कांडला। इसका पोताश्रय प्राकृतिक एवं सुरक्षित है। कांडला प्राकृतिक और सुरक्षित है। इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि फ्री ट्रेड जोन बनाया गया है कांडला को। पेट्रोलियम उत्पाद के आयात हेतु यह बंदरगाह प्रसिद्ध है। कौन? कांडला, पेट्रोलियम आयात के लिए, हाँ, पेट्रोलियम उत्पाद के लिए। आगे है बम्बई बंदरगाह। यह बम्बई बंदरगाह सालसेट द्वीप में प्राकृतिक काटान में स्थित है। कौन? बम्बई बंदरगाह। इसका पोताश्रय प्राकृतिक एवं सुरक्षित है। इसका पोताश्रय जो है प्राकृतिक और सुरक्षित है। अब पेट्रोलियम, खाद्यान्न, सूती एवं ऊनी वस्त्र, कपड़ा एवं यात्री परिवहन की दृष्टि से इस बंदरगाह का विशेष महत्व है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया गया। नन्हा सेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसी को बोलते हैं। नई मुंबई में पनवेल के पास इस बंदरगाह का विकास मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है। नन्हा सेवा का यह देश का आधुनिक बंदरगाह। कौन? नन्हा सेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। 12वां गोवा, ये गोवा में है, जुआरी नदी के तट पर है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन? 12वां गोवा। कांडला प्राकृतिक है। आगे यहाँ से लौह अयस्क का बहुतायत निर्यात किया जाता है 12वां गोवा से। न्यू मंगलोर बंदरगाह, यह कर्नाटक में स्थित है। इस बंदरगाह से कुद्रेमुख कर्नाटक लौह इस्पात निर्यात किया जाता है न्यू मोर मंगलोर से। यह रेल लाइन NH-17 द्वारा मुंबई एवं कोचीन को जोड़ता है। कौन बंदरगाह? न्यू मोर बंदरगाह NH-17 को जोड़ता है मुंबई से कोचीन के बीच। कोचीन केरल के तट पर विलिंगटन द्वीप पर स्थित यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कोच्चि यह समुद्र के समानांतर विशाल लैगून मुहाने पर स्थित है। यहाँ से मुख्यतः नारियल उत्पाद, काजू, रबर, मसाले निर्यात किए जाते हैं कोचीन बंदरगाह से। नई तूतीकोरिन, कहता है कि नई तूतीकोरिन बंदरगाह, इसके बारे में जानेंगे। तमिलनाडु के तट के मुहाने पर मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। चेन्नई पूर्वी तट पर यह भारत का प्रमुख बंदरगाह है। पूर्वी तट पर यह भारत का प्रमुख बंदरगाह है। कौन? चेन्नई जो है यह एक कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया बंदरगाह। मुंबई, अब आगे कि मुंबई के पश्चात यह भारत का दूसरा सर्वाधिक व्यापारिक वाला बंदरगाह है। कौन? चेन्नई। एन्नोर बंदरगाह, यह बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर चेन्नई के उत्तर में स्थित है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर चेन्नई के उत्तर में स्थित है। चेन्नई के भार को कम करने के लिए विकसित किया गया है। कोयला के व्यापार हेतु इस बंदरगाह का विशेष महत्व है। कौन? एन्नोर। अब आ गया विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित यह देश का गहरा बंदरगाह। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित यह देश का गहरा एवं अच्छा प्राकृतिक बंदरगाह। पोताश्रय के मुख पर डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के समुद्र में निकले होने के कारण यह तूफानों से स्वतः सुरक्षित है। बेलाडेला क्षेत्र के लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से होता है, विशाखापट्टनम से। पारादीप उड़ीसा के तट पर स्थित यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। यहाँ जो है यांत्रिक तरीके से लौह अयस्क एवं कोयले लादने उतारे की सुरक्षित सुविधा है। कलकत्ता, पानी नहीं भी गिलास में पानी नहीं। कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के बाएं तट पर स्थित यमुना तटे की एक नदी पतन है। हुगली नदी में गाद जमने की समस्या के कारण कोलकाता तक भारी जलयान नहीं जा पाता है। इसके लिए कोलकाता से 64 किलोमीटर दूर खुली खाड़ी में डायमंड हार्बर का निर्माण किया गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ देने भारत के प्रमुख बंदरगाह, इसके बारे में जानेंगे। जान लीजिए, लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में, ये सब दिया हुआ है। बिहार, ये सब राज्य है। अब कहाँ कहाँ पर बंदरगाह है उसके बारे में जानेंगे। चलिए चलते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 28। समान नारी संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में? सिविल सेवा तो हो जाएगा आपका 40, ग्राम पंचायत 40 में, 44 में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? 44 में। समान नारी संहिता अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। भाग 5 भाग कितना में? 4 में। कौन सी है? ये है आपका नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 37 जो है नीति निदेशक तत्वों के शासन में मूलभूत और विधि बनाने की तत्व को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 में कहा गया। अनुच्छेद 38 में कहा गया कि जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना है। आगे है
अनुच्छेद 39A या निःशुल्क सहायता विधि, 39A के क्या है, निःशुल्क सहायता विधि, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क सहायता विधि। 40 ग्राम पंचायत। 41 कुछ मामलों में काम अधिकार, शिक्षा पाने, रोजगार पाने का अधिकार जो है ये है 41 में। 42 में है प्रसूति सहायता, यानी कि नियोजित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए दिया 42 में। 43 में कर्मचारी को निर्वाह योग्य वेतन, निर्वाह योग्य मजदूरी, 43 में। 43A में है उद्योगों प्रबंधन, कर्मचारियों की सहभागिता होगी, हैं। 43B में है सहकारी समिति का प्रोत्साहन, 43B में है सहकारी समिति का प्रोत्साहन। 45 में 45 में किया गया कि बालपन जो होता है, बच्चा होता है 6 से 14 वर्ष का आयु बच्चों को उसके अनुयायी यानी कि शिक्षक माता पिता जो उसको शिक्षा दिलवाएगा, हैं। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण है। अब आगे है कमजोर वर्गों के शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 47 आगे अनुच्छेद 47 कहता है कि नशा मुक्त, यानी कि सरकार का कर्तव्य होगा कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अधिकार दिया गया है 47 में। 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन। 48A में पर्यावरण एवं वन वन्यजीव की सुरक्षा। 49 में राष्ट्रीय हित के स्मारकों की एवं स्थानों की संरक्षण। 50 में कार्य परिकार से न्याय पृथक्करण। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अब आ गया कि 14वां अखिल भारतीय पुलिस अकेडमी प्रतियोगिता 2000 कहते हैं 14वां अखिल भारतीय पुलिस अकेडमी प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था आपका कपुलापादा और विशाखापट्टनम में। आगे है कपुलुपादा और विशाखापट्टनम में किया गया था। आगे पुनः कहते हैं पूगा घाटी लद्दाख किस लिए प्रसिद्ध है? ये जो है ना भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है पूगा घाटी। पूगा घाटी आगे चलते हैं। पूगा घाटी लद्दाख में भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। भूतापीय ऊर्जा प्रणाली के अंतर्गत भूगर्भीय ताप एवं जल की अभिक्रिया से उत्पन्न गर्म वाष्प के द्वारा ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। पूगा घाटी की तरह हिमाचल प्रदेश का मणिकरण भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के सूरजकुंड एवं उत्तराखंड के तपोवन में भूतापीय ऊर्जा की मौजूदगी का पता चला। झारखंड के जो है सूरजकुंड और उत्तराखंड के तपोवन में जो है ना भूतापीय ऊर्जा की मौजूदगी का पता चला। अब आगे राष्ट्रीय भूगर्भीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। राष्ट्रीय भूगर्भिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है, जो भूतापीय ऊर्जा की संभावित क्षेत्रों की खोज का कार्य करता है। अब आगे लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों में अनुपस्थिति हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है? तो बनाता है आपका अध्यक्ष पैनल के जो होता है व्यक्ति। आगे है लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा की बैठक को अध्यक्ष पैनल द्वारा सुगम बनाया जाता है। अब आगे कि संसद के प्रत्येक सदन के अपने पीठासीन अधिकारी होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति उपसभापति होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। इसके अलावा जो है लोकसभा में सभापति का पैनल, राज्यसभा में उपसभापति का पैनल भी नियुक्त किया जाता है। अर्थात जब लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के सभापति पैनल में शामिल लोकसभा के सदस्य के द्वारा लोकसभा की बैठक को संचालित किया जाता है। आगे चलते हैं। इसी तरह जब राज्यसभा में सभापति व उपसभापति दोनों अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के उपसभापति पैनल में शामिल राज्यसभा के सदस्य द्वारा राज्यसभा की बैठक को संचालित किया जाता है। आगे है आगे हैं
आगे कि लोकसभा के नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष सदस्यों में से 10 को जो है ना सभापति तालिका के लिए नामित करता है। इनमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद का पीठासीन अधिकारी हो सकता है। पीठासीन होने पर उसकी शक्ति अध्यक्ष के ही समान होता है। वह तब तक पद धारण करता है जब तक कि कोई सभापति तालिका में नामांकन न हो जाए। अब आगे है, जब इस पैनल का सदस्य अनुपस्थित रहता है तब सदन किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष निर्धारित करता है। उल्लेखनीय है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो सभापति तालिका का सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। इस अधिवेशन के लिए अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वाह वह व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया होगा। अब आगे लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो चुनाव आयोग के द्वारा, नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की स्थिति किसके द्वारा घोषित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की स्थिति राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। नवगठित संसद के पहले बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। आमतौर पर अध्यक्ष लोकसभा के जीवन काल पद धारण करता है। हालांकि उसका पद जो है ना, इनमें से 3 मामलों से पहले भी समाप्त हो सकता है। यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है तब, यदि वह उपाध्यक्ष को संबंधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे देता, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इसे पद से हटाया गया तब। हालांकि ऐसा संकल्प तब पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना न दी जाए। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उनकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में उसे मतदान का भी अधिकार होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। अब आगे कहता है कि कोयला भंडार में प्रथम राज्य कौन था? छत्तीसगढ़ होना चाहिए, यहाँ झारखंड देने हैं। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं, वो घट गया होगा। कोयला भंडार पहला हो जाएगा झारखंड, दूसरा का हो जाएगा उड़ीसा। पहला झारखंड, दूसरा का उड़ीसा, तीसरा का छत्तीसगढ़, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा मध्य प्रदेश। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। आगे है, आगे भारत के कुल संचित भंडार का लगभग 99% कोयला जो गोंडवाना संरचना में पाया जाता है। कैसा संरचना में? गोंडवाना संरचना में। कितना प्रतिशत? 99%। याद रखिएगा। जिसका निर्माण मुख्यतः कार्बोनिफेरस एवं पर्मियन काल में हुआ था। कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल में हुआ था। शेष कोयला टर्शियरी काल में हुआ था। शेष कोयला का निर्माण टर्शियरी काल में हुआ था। गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, पेंच, वर्धा आदि नदी घाटियों में कोयला क्षेत्र है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, पेंच, वर्धा आदि नदी घाटियों का कोयला क्षेत्र है। अगर टर्शियरी कोयला क्षेत्र, इसके बारे में जानेंगे। टर्शियरी कोयला क्षेत्र मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी असम, जम्मू और कश्मीर, ये सभी टर्शियरी क्षेत्र के हैं। टर्शियरी कोयला क्षेत्र कौन कौन हो जाएगा? नाम जान लीजिए। टर्शियरी में आ जाएगा आपका जगह है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ऊपरी असम, टर्शियरी कोयला क्षेत्र में मेघालय हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऊपरी असम हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कोयला उत्पादन का क्रम हमें छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उत्पादन सबसे अधिक करता है छत्तीसगढ़। कोयला का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, फिर होता है झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना में। और वहाँ पर जो हम पढ़े थे अथी वाला पाया जाता है, तो झारखंड में उत्पादन करता है छत्तीसगढ़ सबसे अधिक। आगे की सोशल कंट्राडिक्शन किसके द्वारा लिखा गया था? रूसो के द्वारा। याद रखिएगा, सोशल कंट्राडिक्शन रूसों के द्वारा लिखा गया था। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कंट्राडिक्शन यानी कि सामाजिक अनुबंध की रचना 1762 में किया था। इसी पुस्तक में यह प्रसिद्ध वाक्य कहा गया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और वह सब जगह जंजीरों से जकड़ा रहता है। रूसो का पूरा नाम जेआम जॉक रूसो था। रूसो का पूरा नाम क्या था? जेआम जॉक रूसो था।
मोंटेग्यू मोंटेग्यू फ्रांस का एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक था। इसने शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया था। कौन? मोंटेग्यू ने। इसका प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ था। ठीक, आगे है दिदरो फ्रांस का राजनीतिक विचारक था। दिदरो। कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? हो जाएगा आपका तूतीकोरिन। कौन जगह? तूतीकोरिन, याद रखिएगा तूतीकोरिन। तूतीकोरिन पूर्वी तट पर स्थित है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। कोल्लम केरल में है या अष्टमुदी बेक वाटर्स में स्थित है। हाँ, एर्नाकुलम भी केरल में है या मरीन ड्राइव के लिए प्रसिद्ध है। एर्नाकुलम है, मरीन ड्राइव के लिए प्रसिद्ध है। कोल्लम केरल में है या अष्टमुदी बेक वाटर्स के लिए प्रसिद्ध है। ये बेक वाटर्स में स्थित है। एर्नाकुलम जो है यह मरीन ड्राइव के लिए प्रसिद्ध है। कोचीन केरल में स्थित है। इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी। संथाली। कौन? संथाली जोड़ी गई थी। इसके बारे में जानेंगे। 93वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा जोड़ी गई थी। कौन? संथाली भाषा जोड़ी गई थी। हाँ, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषा जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 92वां जोड़ा गया था। हाँ, इस प्रकार 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हो गया। आगे चलते हैं। योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? योजना आयोग 1952 में, 50 में, 1950 में। आगे चलते हैं। योजना आयोग का स्थापना 1950 में किया गया था। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग के द्वारा ही लागू किया जाता है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। नीति आयोग सहकारी संघवाद के विचार के साथ कार्य करता है। नीति आयोग एक थिंक टैंक संस्था है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग टॉप डाउन दृष्टिकोण पर आधारित था, जबकि योजना आयोग टॉप डाउन दृष्टिकोण पर था। कौन? योजना आयोग। और नीति आयोग टॉप अप दृष्टिकोण पर आएगा, ऊपर नीचे। आगे चलते हैं। नीति आयोग जो है था ना, नीति आयोग टॉप अप आ गया है। नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम, SDG इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स, अटल इनोवेशन मिशन आदि फलों को शुरू किया है। कौन कौन? जिला कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम, SDG, इंडिया इंडेक्स, अटल पेंशन मिशन, ये सब शुरू किया है। आगे चलते हैं। आगे है कि मिलान करना है। कौन सा सुमेलित है? याद करना है। कहता है प्रधान, आगे है कि भारत के संघ प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। राज्य को होता है राज्यपाल। नगर को होता है महापौर। पंचायत को होता है सरपंच। प्रधानमंत्री भारत में सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, अर्थात प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था लागू है, जिसमें राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, अर्थात राष्ट्रपति राज्य देश का प्रमुख होता है। आगे की अनुच्छेद 75 में क्या है? अनुच्छेद 75 में जो है नियुक्ति के पद खाली होने की नियुक्ति राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलवाया जाता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का वर्णन है। नगर निगम शहरों में स्थापित शासन का सबसे ऊपरी परत होता है नगर निगम। इसके प्रमुख को महापौर कहा जाता है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन के संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 1992। ग्राम पंचायत गांव में स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इसके प्रमुख को सरपंच कहा जाता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आगे चलते हैं। आगे है ये मैथ में है, मैथ आप बनाइएगा। अब आगे है, ये भी मैथ है। आगे जानते हैं कि 40 नंबर क्वेश्चन क्या है।
GI टैग WTO विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। बात सही है। क्वेश्चन है कि GI टैग किस संस्था द्वारा दिया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, WTO के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। GI टैग एक ऐसा नाम चिन्हित होता है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल्य से संबंधित हो।